हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज अपने को पढ़ना है मैकेनिक्स। स्टार्ट अपन करेंगे आज से मैकेनिक्स। पहली बात तो ये कर देते आपके क्लियर मैकेनिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आपकी चीज़ें ये सब क्लियर होनी चाहिए, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी है। और एक और चीज़ वेक्टर, अगर आप चाहते हो मैकेनिक्स अच्छे से आए तो आपकी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिजिक्स में मैकेनिक्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट में आता है। तो रीज़न ये है कि उनके बेसिक्स अच्छे होते नहीं है, बस इसलिए। तो जितनी चीज़ें पढ़ाई गई है इसलिए आपका 1 मिनट तक पढ़ाया गया ताकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो तो अपन स्टार्ट कर सकें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज से अपन मैकेनिक्स। आर यू गाइस रेडी? ओके, चलिए। तो पहले तो जानते हैं व्हाट इज द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स है क्या बच्चों? ये जो मैकेनिक्स है ना, ये जो मैकेनिक्स है, ये मैकेनिक्स क्या है कि फिजिक्स के एक ब्रांच ही है, ठीक है। एक फिजिक्स की क्या है, एक ब्रांच है। और ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग बॉडी के रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? उसकी रेस्ट की भी कंडीशन और मोशन के बारे में अच्छे तरीके से बिल्कुल ही स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मैकेनिक्स? मैकेनिक्स लिख देता मैं डेफिनेशन यहाँ पे। मैकेनिक्स एक काम करते हैं पहले, हाँ लिख देते हैं। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is branch of physics in which we study about rest and motion of body। मोशन और रेस्ट दो वर्ड दिख रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डिफाइन करेंगे हम लोग क्या है। एक इसलिए मैं अंडरलाइन कर दिया है कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। कोई बॉडी की रेस्ट और मोशन की बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ तक हो गया तो एक और चीज़ सीख लो। अब हमें देखना है कि मैकेनिक्स के कितने पार्ट है। मैकेनिक्स के बच्चे 2 पार्ट है अपने पास। मैकेनिक्स के 2 पार्ट है। एक होता है आपका बच्चों काइनेमेटिक्स और एक होता है आपका डायनामिक, ठीक है। एक होता है आपका काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनामिक। बच्चों जो काइनेमेटिक्स है ये भी क्या है, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कॉज ऑफ मोशन। नहीं, कॉज ऑफ मोशन नहीं स्टडी करते बच्चों, हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं ओनली स्टडी ऑफ मोशन। क्या स्टडी करते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ मोशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोलते हैं ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है, ये आपकी पाथ है। और एक इस पे मान लो कि कार आपके 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तुम लोग पढ़े होंगे तो आफ्टर टाइम टी इसकी अगर एक्सेलरेशन कुछ दे रखा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने इसके बारे में जाना नहीं कि ये 10 मीटर पर सेकंड कैसे आया। ऑफकोर्स कुछ आपने इंजन या फोर्स कुछ भी अप्लाई किया होगा तभी 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी निकल के आई होगी। तो हम लोग बस स्टडी या मोशन करेंगे। कोई चीज़ मोशन में है उसके पीछे रीजन नहीं जानेंगे कि वो कैसे वो चीज़ मोशन में आई है, ठीक है ना। तो वो होगा आपका काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ओनली। और पर ये इसमें डायनेमिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? डायनेमिक्स का ये भी मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी, क्या स्टडी करते हैं? अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोग क्या करेंगे? डायनेमिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन, मोशन यहाँ पे क्या है? कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या है? मोशन किस वजह से हो रहा है। ऑफ कोर्स जो मोशन चीजें होती है वो होती है आपकी फोर्स की वजह से होती है। तो इसमें जितनी भी फोर्स की बातें होगी वो आपकी डायनेमिक्स से डील होगी। इधर आपका कहीं भी फोर्स की बात होने वाली नहीं है पूरे काइनेमेटिक्स में, ठीक है। आप लोग देखना उस चीज को। तो स्टडी अब काइनेटिक्स में बच्चों क्या क्या चैप्टर है ये चीज देख लो। अगर तुम लोग पढ़ोगे तो पहले हम लोग काइनेटिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें एक जो है आपका एक पढ़ोगे तुम लोग उसमें रेक्टिलिनियर मोशन। उसमें आप पढ़ोगे रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले इसमें इस काइनेटिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर आप सारी चीजें भूल जाओ, इसे देखो लीनियर, लीनियर होता है लाइन में। तो जो एक ही लाइन में आपकी जो मोशन हो रही है, एक लाइन में हो रही है, वो आप लोग क्या बोलेंगे उसे
रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, मतलब ऐसा मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ में हो, दैट्स इट। वो पाथ आपके या तो एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है ऐसे, या वाई डायरेक्शन में होगा। वाई डायरेक्शन वाली कौन सी होती है भाई, ये मोशन होगी आपकी। इस चौक मैंने गिराया, देखो स्ट्रेट लाइन में गिरी वाई डायरेक्शन में अंडर ग्रेविटी। लेकिन अगर मेरे को ऐसे इसको कराना हो, मूव कराना पड़ेगा, तो मेरे को इसको एक्सीलरेशन देना पड़ेगा अपनी तरफ से। लेकिन अगर वर्टिकल कोई चीज गिर रही है तो एक्सीलरेशन हमें देने की जरूरत नहीं, वहां पे ऑलरेडी क्या आपका जी है, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे आप प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे आप इसमें रिलेटिव मोशन। ये सारे हम लोग चीजें देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग बच्चों जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये 3 चैप्टर पढ़ने वाले, इसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें भी 2 चीजें बनेंगे, एक मोशन अंडर ग्रेविटी, एक मोशन अंडर एक्सीलरेशन, ठीक ना। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। तो ये चीजें पढ़ने वाले हम लोग काइनेमेटिक्स में। कहीं भी फोर्स की जिक्र नहीं होने वाली है, क्योंकि फोर्स की जो जिक्र होगी वो होगी आपकी डायनामिक्स में, क्योंकि ये कॉज ऑफ मोशन होता है। तो कॉज ऑफ मोशन बहुत सारे चैप्टर में पहली शुरुआत होगी आपकी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है, तो वहां से चीजें स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई काइनेमेटिक्स की, और बच्चों की बात डायनामिक्स की। अब हम लोग ने जस्ट अभी देखा कि जो मैकेनिक्स होता है उसमें स्टडी करते हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करते, रेस्ट एंड मोशन के बारे में, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट एंड मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर में रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है ना, क्या चीजें रेस्ट है और क्या चीजें मोशन में है। तो उसे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, रिगार्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है ना। अगर तुम लोग मेरे को देखोगे तो तुम लोग बोलोगे अभी मैं रेस्ट में हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं रेस्ट में नहीं, मैं मोशन में हूँ। वो सब क्या बोल रहे हो, हाँ यही, अभी तुम समझ में आ जाए क्यों। चलो तो देखते हैं भाई, अब हम लोग रेस्ट और मोशन क्या चीजें होती हैं। तो आप हेडिंग लगा दो रेस्ट, ठीक है। व्हाट इज रेस्ट, जैसे मैं एक बच्चे एग्जाम्पल हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, लाइक ऐसे ये एक बस है, ठीक है, और मान लो कि ये चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एग्जाम्पल समझना, इसमें 2 पर्सन है, एक ए है एक बी है, ठीक है। और एक ये तो बस में बैठे हुए हैं जो कि 50 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, और एक जो है ये ग्राउंड पे बैठा है, ग्राउंड पे, कहाँ पे बैठा है, ये ग्राउंड पे, और ये सी है। ये बहुत रियल लाइफ के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अब तुम हमें बताना, जैसे मैं बोलूँ अगर आपको कि ये जो बी है, ये जो बी है, तो अगर बी को जैसे बस के अंदर ही कोई आदमी बैठा हो और बस के अंदर ही बैठा हुआ आदमी उसे देखता है, तो बी क्या दिखाई देगा, ऑफ कोर्स रेस्ट में, उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है ना, है ना। ए जो है जब बी को देखेगा तो बी क्या रेस्ट में दिखाई दे रहा है। नहीं तुम लोग बस में बैठ के बातें करते हो, लेकिन अगर कोई सड़क पे खड़ा है तो दिखाई देगा कि अगर मान लो विंडो से ये बी देख रहा है, एज्यूम करो, सी दिखेगा तो दिखेगा कि जितनी स्पीड बस की उतनी स्पीड से आदमी निकल गया। सिंपल सी बात है, अगर बस की जो स्पीड है उसके अंदर आदमी बैठा हो तो उसकी भी वही स्पीड रहेगा बाहर से देखे तो हम अगर बात करें तो जो बी है बच्चों, जो बी है वो क्या हो रहा है, ए अगर देखता है, अगर ए बी को जो है ए अगर देखता है, अगर बी को जो अगर ए देखे तो क्या होगा तुम बताओ, बी किस में दिखाई देगा आपका, रेस्ट में। लेकिन वही जब बी को सी देखता है तो उसे मोशन में दिखाई देता है। उसी बी को अगर ए देखता है तो रेस्ट में दिखाई दे रहा है, अगर बी देखता है तो मोशन में दिखाई दे रहा है। अब तो तुम बताओ यार, ये तो फिर तो कुछ गड़बड़ है ना, रेस्ट और मोशन, एक ही आदमी बी है, कोई बी को रेस्ट में देख रहा है, कोई बी को मोशन में देख रहा है, हो क्या रहा है भाई, आखिर क्या वजह है, कैसे हो सकता है। तुम लोगों को दिमाग खराब होगा कि एक ही पर्सन कभी रेस्ट में दिख रहा है, मोशन में दिख रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो रेस्ट में होगा तो मोशन में होगा, है ना।
लेकिन असली तो स्टोरी ये है ए और सी की। ए और सी की ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे बोलते हैं ऑब्जर्वर। एक सेकंड बच्चों, आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। हाँ तो बच्चों बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस आ रही थी इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था। चलो देखो यहाँ पे कि मैं बी को स्टडी कर रहा था और वो ऑब्जर्वर आपका ए है। ऑब्जर्वर क्या बोलना, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों, मेरा बी है, या बॉडी जो मेरी बी है, ठीक है ना। उससे ऑब्जर्व कर रहा है ए और सी, ठीक है। उसे ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ए और सी। तो हमने दिखाया ये बच्चों, मैंने प्रूफ कर दिया कि बी को अगर ए देखता है, बी को अगर ए अगर बी को देखता है, अगर ए जो है बी को देखता है तो रेस्ट में दिखाई देगा। अगर सी जो है बी को देखता है तो मोशन में दिखाई देगा। आखिर हो क्या रहा है भाई, एक ही पर्सन बी है, कभी रेस्ट में दिखाई दे रहा है, कभी बी में मोशन में दिखाई दे रहा है। तो इसका रीजन मात्र यही है कि ये जो चीजें हो रही है ऑफकोर्स ऑब्जर्वर की वजह से हो रही है। ये ए और सी चेंज हो जा रहे हैं। तो यानी कि एक चीज तो तय हो गई कि रेस्ट ऑफ मोशन डिफाइन हो रहा है, कौन देख रहा है उसे बोलते हैं फ्रेम बोलते हैं। कहां से देख रहा है, कौन बंदा है, ये बस के अंदर देख रहा है और ये क्या है, बस के बाहर देख रहा है। इसे बोले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो चीजें आगे देखोगे, बस मेरे को लगा कि यहाँ पे वो चीज बोल देना चाहिए तो तुम्हें क्लिक करेगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसका रेफरेंस ये है कि ये जो है बस के अंदर है, ये क्या है बस के बाहर है, ठीक है ना। अब जरा चीज तुम लोग देखना, अब हम लोग यहीं से डिफाइन करने वाले हैं रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होती है। तो मैं बोलने वाला देखना, ध्यान से सुनना कि जो रेस्ट की डेफिनेशन आती है बच्चों वो आती है कि व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी, यहाँ या पर्सन या जो बी है, फिर पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन में क्या मेरी ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से मूव करना है तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है ना, मेरी पोजीशन क्या चेंज हो रही है। तो रेस्ट की डेफिनेशन हो जाएगी कि पोजीशन ऑफ बॉडी मतलब बी की डजंट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे रेस्ट। मोस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोशन की डेफिनेशन क्या होगी कि पोजीशन ऑफ बॉडी, किसकी पोजीशन, बॉडी की पोजीशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। भाई ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर के हिसाब से तो ये चीजें हो रही ना, किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसी चीजें नहीं हो रही। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि आपकी डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो रेस्ट का लिख लो कि व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू WRT, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। मोशन ले लो, क्या होगा व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी, क्या होगा यहां पे व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मेन जो लाइन है बच्चों वो पोजीशन ऑफ बॉडी है, चेंज होगी और कभी चेंज नहीं होगी। जब चेंज नहीं होगी टाइम के साथ तो रेस्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा आपका मोशन। तो ये रेस्ट और मोशन में आपके डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दिया आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम लोग बच्चों पढ़ने वाले आगे कि व्हाट द टाइप ऑफ मोशन। देखो अभी बैकग्राउंड बना रहे हैं, अभी स्टार्ट कुछ नहीं हुआ। ये तुम्हारे ऐसा नहीं है यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा आप, पर ये थोड़ा सा आपकी चीज़ें क्लियर कट रहेगी तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। अभी तुमने देखा होगा कि तुम्हारा रेस्ट और मोशन का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया होगा देखने का। अच्छा तीसरा पॉइंट लिख लो, तीसरा पॉइंट इसी में रेस्ट एंड मोशन में कि रेस्ट और मोशन क्या बच्चों कंबाइंड प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स कंबाइंड प्रॉपर्टी है ना, रेस्ट और मोशन क्या आपकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी चीजें, ठीक है ना। कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ क्या, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। तो एक चीज ये सीख लो, कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट कभी भी आप मोशन डिफाइन नहीं कर सकते। कभी भी जो भी रेस्ट और मोशन डिफाइन होता है किसके, वो ऑफ कोर्स कौन देख रहा है उस पर डिफाइन होगा। तो याद रखना कि ये सारी जो वर्ड है रेस्ट एंड मोशन, वो क्या है, रिलेटिव वर्ड है। क्या है, रिलेटिव वर्ड। एक बहुत फेमस थ्योरी है आइंस्टाइन की कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तुम लोग नेट पे सर्च करना,
गूगल पे कुछ मिल जाएगा उस पर, ठीक है ना। तो वही चीज़ बताता है उसमें, ठीक है ना। बहुत चीज़ें कुछ है इसमें कि आपकी बता रहा है कि रेस्ट और मोशन क्या एब्सोल्यूट है। हम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं, वो क्या है, रिलेटिव है। हम लोग कभी भी किसी चीज़ के बारे में नहीं बोल सकते कि ये चीज़ आपकी एब्सोल्यूट रेस्ट है या एब्सोल्यूट मोशन में, ठीक है। तो चलो ये मैकेनिक्स हो गई, आप मैकेनिक्स बोल रहे रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि मोशन के टाइप। देखो मोशन के जो टाइप बच्चों डायमेंशन बेसिस पे, लाइक 1D मोशन हो गया। 1D मोशन मतलब क्या होगा, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन मोशन। आपका 2D मोशन हो जाए, 3D मोशन हो जाए। तो हमें बस जो पढ़ना है बच्चों 1 डायमेंशन 2D डायमेंशन तक पढ़ना है, ठीक है ना। 1 डायमेंशन मोशन का मतलब क्या होगा बच्चों कि जो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 डायमेंशन मतलब एक लाइन, बस दैट्स और कुछ नहीं। 1 डायमेंशन मतलब एक लाइन। जैसे मान लो कि अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है या आपकी वाई एक्सिस है, तो या तो एक इस लाइन के अलॉन्ग होगी मोशन, या तो आपकी एक इस लाइन के अलॉन्ग मोशन होगी। ऐसे बोलते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। जो मोशन होगा वर्टिकल आपकी ऐसे जो होगी, देख लो ये क्या होगी, इसको एक्सेलरेशन देने की जरूरत नहीं है, जी एनफ है, जी की वजह से मोशन करेगी यहाँ पे। लेकिन कोई बॉडी लाइक तुम्हारे रोड पे रखी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है ना। ये मैंने क्या बोला, मोशन स्ट्रेट लाइन। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन है, तो अगर कोई बॉडी अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखी है तो वहां पे आपको एक्सटर्नल एक्सेलरेशन देना पड़ेगा मोशन करने के लिए। अब सारी चीजें आगे क्लियर होगी। अभी कोशिश मत करना कि पूरी चीजें क्लियर हो, क्योंकि टर्मिनोलॉजी अभी तुम्हारे बैकग्राउंड बना रहा हूँ, ठीक है ना। जब चीजें नोट्स लिख लोगे फिर पढ़ के फिर वापस आओगे तो एक एक चीजें क्लियर होगी और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो आपकी मोशन हो रही है, जी वहां पे आता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे आता है, आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ए देना पड़ेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन जैसे कोई कार है अपने आप चलेगी नहीं ना, अगर लेकिन अगर ये है तो ये इसे छोड़ो तो अपने आप मूव कर गई। तो कोई कार है वो चलेगी नहीं, आप एक्सेलरेशन देते हो थ्रू इंजन को जैसे आप फोर्स लगाते हो। तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन, अब ये हो सकता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है या वाई एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन मतलब हो गया कि एक्स वाई दोनों में हो, तो इससे हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब होता है मोशन इन प्लेन का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो एरिया, प्लेन का मतलब क्या होता है, जो चीज एरिया कवर करे। जैसे मान लो अगर मैं एक्स और वाई को दोनों को एक साथ ले लूं, तो अगर कोई चीज इसके अंदर मूव करे एक्स वाई में, तो हम लोग बोलेंगे उससे क्या है, वो आपकी 2 डायमेंशन मोशन है, या से बोलेंगे प्लेन। लाइक अगर मैं इसको फेंकता हूँ ऐसे चौक को, देखो ये तुम्हारा क्या है, अगर ये क्या होगा बस ऐसे हो गया एक लाइन में। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो एक 1 लाइन में हो गया, तो उसे बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन ये क्या है, एक्स हो गया और ये मेरा क्या होगा, वाई। अगर मैं इसको अगर पूरे बोर्ड को मैं वाई मानूं इधर और मैं इधर मानूं एक्स, तो अगर एक्स वाई में मोशन हो रहा है, मोशन इन प्लेन मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई में हो रहा है, ठीक है ना। लाइक अगर मैं बोलूं कि ये देखो एक्स, देखो न तो आपके इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, आपका ऐसे जा रहा है, तो उसका कंपोनेंट लोग अभी तुमने सीखा है, तो एक्स में भी आएगा और वाई में भी आएगा, तो सब बोलेंगे मोशन इन प्लेन, ठीक है ना। मोशन इन प्लेन बोलेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ये कब पढ़ना होता है सर, ये होता है मोशन इन स्पेस होगा, मोशन इन स्पेस, ठीक है बच्चों। मोशन इन स्पेस की जब बात आएगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो 3D मोशन है, ठीक है। ये चीजें आपकी हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग अब यहाँ ये अभी मैंने आपका कुछ बैकग्राउंड बनाया है कि क्या क्या मैकेनिक्स है, रेस्ट एंड मोशन क्या, कितने पार्ट वाद रेस्ट वाद मोशन, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है ना। और भी टाइप ऑफ मोशन हो सकता है, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दिस। चलिए और कुछ, हाँ अब देखो जो काइनेमेटिक्स में पढ़ना क्या होता है मेन चीज, अभी हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स बता रहे हैं। पहले आपको डायनेमिक्स बताया मैंने, पहले काइनेटिक्स बताया फिर डायनेमिक्स बताया, तो हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। जो काइनेमेटिक्स में कुछ बच्चों पैरामीटर्स हैं काइनेमेटिक्स में, जो कि वही पढ़ने हैं, वो अगर मतलब वही बेसिकली पढ़ने, अगर वो आपका अच्छा है तो पूरा काइनेमेटिक्स अच्छा है। लाइक जैसे कि पोजीशन हो गया,
लाइक डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तीसरा हो जाए डिस्टेंस, चौथा स्पीड, पांचवा वेलोसिटी, छठा एक्सेलरेशन, और भी कुछ टर्म हो सकते हैं, पर यही कुछ आपके टर्मिनोलॉजी, पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक ना। अगर ये चीज़, ये टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर है तो आपको काइनेमेटिक्स की चीज़ें आपको समझ में आएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो बस हेडिंग लगा लो तुम। पहले हेडिंग लगा दो पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन। ठीक है, पोजीशन क्या है, मतलब पोजीशन क्या होता है बच्चों की, कोई पार्टिकल या बॉडी की उसकी हम लोग एड्रेस बताते हैं कि वो कहाँ पे लोकेट करता है। लोकेट कर मतलब लोकेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू। अब लोकेशन कई चीज़ें से मैटर करता है कि आप उसका रेफरेंस क्या ले रहे हो। जैसे अभी रेस्ट मोशन बताया था कि एक ही बॉडी आपकी रोशनी दिखाई दे रही थी, एक ही मोशन में दिखाई दे रहे थे, वो डिपेंड कर रहा है कौन देख रहा है, या उसे बोलेंगे कि जो देख रहा है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो मेरी लोकेशन अगर मैं बोलूँ कि मेरी लोकेशन या एड्रेस, अगर मान लो कोई बंदा है वो कहाँ पे कॉलोनी, किस कॉलोनी में, या कहाँ से उसकी डिस्टेंस, अगर मैं बोलता हूँ कि वो बंदा, उस बंदे का घर यहाँ से, उस बंदे का घर यहाँ से मैं बोलूँ कि लाइक 2 किलोमीटर है, तो ये एब्सोल्यूट उसकी लोकेशन जो 2 किलोमीटर है ये एब्सोल्यूट नहीं होगा। वो आपकी जो उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन उसके घर की, वो जो है वो डिपेंड कर रहा है मेरे हिसाब से। अगर कोई बोलेगा 2 किलोमीटर तो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा, अच्छा कि यहाँ से जहाँ से वीडियो शूट हो रहा है, या बोलेगा कि हाँ यहीं से 2 किलोमीटर है। आप एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते कि कहीं से भी 2 किलोमीटर। चीज़ें समझ में आ रही है, मतलब जो पोजीशन बता रहे हो, जिस बंदे की एड्रेस बता रहे हो, जिस बंदे की तुम लोकेशन बता रहे हो, वो जो है डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ से आप बता रहे हो, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन होगा, अब आप लोग सोचने मतलब व्हाट द डेफिनेशन, बस ऐसा सिंपल डेफिनेशन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जो डेफिनेशन की नीड होगी आपको बताया जाएगा। आप फंडे पे काम करो, फंडा क्या, आपको चीज समझो बस। तो अगर अगर मैं बोलूं कि ये एक पार्टिकल है जिसे मैंने मान ली ए, ठीक है, अब हमें इसकी पोजीशन बतानी, लोकेशन बतानी है, ठीक है। तो अब जो है रियल लाइफ में तो हम अपने हिसाब से बता देते हैं किसी के घर, ठीक है ना, पर यहाँ पे जब फिजिक्स की बात होगी तो कभी भी किसी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए हम लोग जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। लाइक अगर मैं एक्स ले लूँ और मैंने वाई ले लूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ से, अब मेरा ओरिजिन होता है, मैंने बताया था यहीं से क्या करता है, डिस्टेंस मेजर की जाती है। तो मैं बताऊंगा कि ये जो मेरा पॉइंट ए है, इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ये है, ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस आपकी क्या है, आपकी जो है इसकी ये आपकी इधर है आपकी। अब क्या है, कोई ज़रूरी है फिक्स हो नहीं। जैसे मैं बताया कि अगर मैंने उस बंदे का 2 किलोमीटर है मेरे, तो मेरे हिसाब से कल को कोई बंदा है और बोले कि भाई साहब मैं तो एक्स वाई यहाँ से लेना चाहता हूँ, और वो यहाँ से मेजर कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ है कि लोकेशन जो है आपका, कोई भी पोजीशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी का लोकेशन बताना या एड्रेस बताना, ठीक है ना, उसकी लोकेशन बताना या एड्रेस बताना। अब कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू हम लोग फिजिक्स में देखेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सेस के बाद वहाँ से होगी। तो ये जो बच्चों हो गया आपका, ये हो गया आपका पोजीशन हो गया। तो आपको दिख रहा है क्या बच्चों, आपकी लेंथ है। लेकिन अगर हम यहाँ से डायरेक्शन इसकी देखें तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में, तो मेरे को मिल गया कि अगर लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, अगर डायरेक्शन, तो कहीं ना कहीं पोजीशन आपका क्या है, पोजीशन को हम लोग पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मतलब पोजीशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर भी। तो अब हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं बोलूँ कि इस पोजीशन वेक्टर की आप कुछ IJ में तोड़ के वैल्यू बता सकते हो, तो मैं बोलूँ कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, कि ये मैंने मान लिया कि ये क्या आपकी वेक्टर आर है, ये क्या आपकी वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर क्या है, मैंने मान लिया कि ये वेक्टर आर है। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को, अगर ये मेरा पोजीशन ए है, तो ए को तो भी मैंने बताया नहीं। अगर मैं बोलूँ कि ये एक्स है और ये क्या आपकी वाई है, कोई प्रॉब्लम है। एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये आपकी इतनी क्या है, एक्स है,
और ये आपकी क्या है, आपकी y है। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये निकल के आएगा x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे कैप। ये होगा आपका वेक्टर r। अगर मैग्नीट्यूड पूछता है तो कोई दिक्कत है क्या, तुम लोग लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। रूट में कोफिशिएंट में i का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया मेरा क्या, पोजीशन वेक्टर हो गया। ये पोजीशन हो गया और ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन क्या है, किसी भी बॉडी, अगर आपको हिंदी इंग्लिश में जो भी लिखना है, उर्दू अपने लैंग्वेज में लिख लेना, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है लोकेशन बताना, कहाँ से, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो वो या एड्रेस बताना, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका पोजीशन कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर में होगा वेक्टर r इक्वल्स टू x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर को, ये पोजीशन को हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बच्चों बात होगी आपकी क्या, पोजीशन और पोजीशन वेक्टर की बात होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला अपना टॉपिक है वो है बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट। वो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तुमने देखा कि व्हाट इज पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगी कि वो होगी चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन होगी। जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द चेंज ऑफ पोजीशन। ये क्या है, आपकी पोजीशन में चेंजिंग ही क्या कहलाएगी, आपकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। या अगर पोजीशन वेक्टर है तो अगर चेंज जो होगा उसका वो भी क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो चेंज आपकी क्या कहलाएगी, चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अगर आप चाहते हो डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर होता है तो लिख सकते हो कि चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप, दोनों लिख दो सब सही है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। इट इज चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हो और पोजीशन भी लिख सकते हो, लेकिन पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो बेहतर रहेगा। अभी कुछ इससे डिफाइन कर लेंगे। तो लिखो कि इट इज चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। और इसे लिखना पहले पॉइंट के अंदर डाल के लिख लेना कि इट इज चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये पहला पॉइंट है, अभी इसमें कई सारे पॉइंट चलेंगे तो पहले पॉइंट के अंदर डाल के लिखना। तो चलो मैं प्रूफ करता हूं। चेंज का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये चेंज बहुत यूज होगा। तो बच्चों चेंज का मतलब होता है, वो होता है कि बस आपका फाइनल माइनस में क्या होगा, आपका इनिशियल होगा। फाइनल माइनस में क्या होगा, आपका इनिशियल होगा। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो कि ये मेरा x है और बच्चों ये मेरा क्या आपका y है। मैंने एक पार्टिकल लिया a यहाँ पे और इनिशियल है, फाइनल कहाँ पहुंच गया आपका, वो फाइनल आपका यहाँ पहुंच गया B पे, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पहुंच गया B पे, ठीक है। आपका नाचते डांस कूदते जैसे भी। तो अगर मैं A की पोजीशन वेक्टर में यहाँ से लूँ और मैं बोलूँ कि भाई ये आपका R1 वेक्टर है, क्या आपको अभी मैंने सिखाया कि पोजीशन, अभी जस्ट इसके पहले वाला जो सिखाया मैंने पोजीशन वेक्टर सिखाया, और B की पोजीशन मैंने क्या ले लिया, R2 ले लिया, कोई दिक्कत है। और A का जो मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ बच्चों वो लेता हूँ मैं x1 और मैंने y1 ले लूँ, और B के ले लेता हूँ मैं x2 और y2 ले लिया। तो ये पहले A पे है, मैंने A के बारे में सब कुछ डिफाइन कर दिया, पोजीशन वेक्टर बता दिया, x1 और y1 है, और B का मैंने बता दिया पोजीशन वेक्टर x2 y2 है। अगर वो कैसे भी मान लो कि ऐसे नाच कूद के ऐसे जा रहा है, जैसे तुम्हें लेना, कोई पाथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने की कोशिश करूं तो अब मैं देखूंगा क्या होने वाला है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मेरे को पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बच्चों वो होगा आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अच्छा मेरे को R1 बता दो क्या होगा अभी, तो तुम लोग बोलोगे कि जैसे अभी पोजीशन वेक्टर में सिखाया था, तो R1 होगा आपका x1 i कैप प्लस में y1 j कैप, और जो R2 होगा वो क्या होगा बच्चों, x2, ये है ना x2 i कैप प्लस में y2 j कैप, ये y2 है, यही तो सिखाया था ना, x y को देख के लिखना है तुम्हें। x1 i कैप प्लस y1 j कैप, b के लिए x2 R2 पोजीशन है, x2 i कैप प्लस में y2 j कैप। तो ये हो गया बच्चों आपकी पोजीशन R1 वेक्टर हो गया और R2 वेक्टर हो गया। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर में को लिखना है बच्चों, मैं पोजीशन वेक्टर को अगर मैं लिखता हूँ कि वेक्टर R लिखता हूँ, लाइक
तो इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, चेंज होना चाहिए मेरा, चेंज वेक्टर, चेंज या पोजीशन वेक्टर, यही ना डेफिनेशन। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, इनिशियल क्या R1 है, तो ये हो जाएगा तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर बच्चों, तो ये मेरा फाइनल हो गया R2 का, इनिशियल हो गया R1, तो लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R2 माइनस R1, वैल्यू पुट करो यहाँ पे R2 की, वहां पे तुम्हारा दे रखा है आपका x2 i कैप प्लस में y2 j कैप, और R1 का लिख रखा है मैंने x1 i कैप प्लस में y1 j कैप, पुट करो यहाँ पे तो मिलेगा, फाइनल जब करोगे आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको x2 माइनस x1 i कैप प्लस में y2 माइनस y1 j कैप। तो ये मेरे को मिल गया क्या बच्चों, पोजीशन वेक्टर मिल गया, ये मेरे को क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर। इसको याद रखना, ठीक है ना, कि कैसे किया गया चेंज इन पोजीशन वेक्टर, क्या हो गया आपका, ये हो गया आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया, ठीक है ना। अब देखो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अगर मैं इसको प्रूफ भी कर सकता था, इस चीज को मैंने प्रूफ भी कर सकता था कि ये R2 माइनस R1 कैसे आया। देख लो कैसे, कि अगर मैं A और B को मिलाऊं और मैं बोलूं कि ये आपका R वेक्टर है, ये आपकी पोजीशन वेक्टर है, ये क्या आपकी पोजीशन वेक्टर है, ये ना इनिशियल माइनस फाइनल, तुम देखना तुम्हें क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखना, अगर ट्रायंगल रूल में लगाता हूँ, ट्रायंगल रूल हेड टेल देखो पहले, लाइक अगर मैं इसका देखो यहाँ से स्टार्ट करो कि वेक्टर R तुम लेते हो, तो लिखो वेक्टर R, इस वेक्टर R के हेड पे नहीं, यहां से स्टार्ट नहीं करो, यहां से करो, क्योंकि इसकी जो है इसके हेड पे R की हेड पे क्या होगा, R2 का हेड आ गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। R1 लो, तो अगर तुम R1 लेते हो तो वेक्टर R1 लिखो। हम लोग एडिशन कैसे करते हैं भाई, कि इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आ जाए, तो ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा था, हम लोग लिख देंगे इससे वेक्टर R लिख लेंगे। तो ये दो वेक्टर हो गया। ट्रायंगल में क्या होता है, दो वेक्टर होता है, एक क्या होता है आपका रिजल्टेंट होता है। तो मैंने देख लिया कि ये जो है एक वेक्टर R1 ले लिया और एक वेक्टर R ले लिया। क्यों लिया भाई, क्योंकि मेरे को हेड टेल यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो मेरा वेक्टर R2 हो जाएगा, मेरा क्या बन जाएगा, फाइनल बन जाएगा, क्योंकि फाइनल कंडीशन ये होती है कि इनिशियल वेक्टर, अब मेरा वेक्टर R1 इनिशियल है और ये जो वेक्टर R है मेरा क्या फाइनल वेक्टर है। तो इनिशियल जो पहला वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर, उसका टेल और फाइनल वेक्टर का हेड से एक लाइन मिला दो और वही आपका रिजल्टेंट बनता है। तो ये बन गया आपका वेक्टर R2 बन गया। तो ये जो वेक्टर R हो गया वो बच्चों मेरा हो गया R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे R2 माइनस R1, चेंज इन पोजीशन। तो डायरेक्ट याद रख लेना कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा बच्चों। और ये जो आपकी R2 फाइनल है, R1 का आपकी इनिशियल है, और दो वेक्टर का डिफरेंस भी क्या मिलता है आपको, वेक्टर मिला है। और देख लो ये आपको वेक्टर मिल गया। और यही जो वेक्टर R है ये क्या आपका पोजीशन वेक्टर है, ये लिख लो कि वेक्टर R इज द पोजीशन वेक्टर। लिख लो कि जो वेक्टर R है वो क्या बच्चों आपका है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सॉरी वो क्या, वेक्टर R जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2 क्या बच्चों, वेक्टर R1 वेक्टर R2 क्या आपका, वो है आपका पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। तो इन्हीं पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस में क्या मिला है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है। देखो मैंने बोला था ना वेक्टर का यूज होगा, देखो चैप्टर के स्टार्ट में चीजें यूज होने लगी। तो ये बच्चों मेरा हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया, और वो मेरा वेक्टर R हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो ये मैंने एक रिलेशन निकाल दिया। अच्छा ये बताओ कि ये भी तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर का तुमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, x2 माइनस x1 इंटू आई के प्लस y2 माइनस y1 j के पे, तो वहां से मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। अब भाई जब वे वेक्टर है तो लिख लो, यहीं पे लिखो, सेकंड पॉइंट लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना, प्रूव भी कर दे पर लिख लो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। पहला पॉइंट लिखवा देता, उसमें दूसरा पॉइंट लिख इट इज वेक्टर क्वांटिटी, हो गया, इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल का ए है और फाइनल आपका बी है। तो यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैंने क्या बता दिया आपको, एक सेकेंड, तो वही मैं बोला था कि जो इसका डायरेक्शन होगा इट्स इनिशियल पोजीशन से कहां होगी, आपके फाइनल पोजीशन पे होगी। ये देखो यही तो डायरेक्शन है। तो लिख लो इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स हैव, लिख लो एंड डायरेक्शन इज, लिख लो इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स हैव डायरेक्शन
इट्स हैव डायरेक्शन फ्रॉम, कहाँ से हो रहा है, इनिशियल पोजिशन टू, फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। ठीक है बच्चों, तो इट इज, दूसरा पॉइंट है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स हैव डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये बात होगी, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज लिख लो तो बच्चों, तुम लोग इसी के अंदर ही लिख लो वो चीज मैं बताया था तुम्हें, क्या है वो। अगर बच्चा तुम लोग देखना इस चीज को, अगर मैंने अभी जस्ट बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, हालांकि ये पहले पॉइंट में कवर कर देना चाहिए था, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने बताया कि वेक्टर जो आर है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसी पॉइंट के नीचे लिखना आप लोग। अब तुरंत बताओ, तुम्हें याद होना चाहिए कि जो अगर मैं लिखूं वेक्टर आर, अगर मैं वेक्टर आर लिखता हूं तो वेक्टर आर क्या होगा, डायरेक्ट बोला R2 माइनस R1। अच्छा, आर को मैं क्या ए बी लिख सकता हूं, क्या ए बी वेक्टर A to B, तुम बोलोगे हाँ। अच्छा, मैं ओरिजिन को O मान लेता हूं तो R2 को क्या लिख सकता हूं, इस R2 को O भी लिख सकता हूं, है ना, वेक्टर R2 को। अब मैं इस पॉइंट इसके फॉर्म में लिखना O B वेक्टर, और R1 क्या हो जाएगा मेरा OA वेक्टर हो जाएगा, माइनस में OA, यही तो R1 है, माइनस में OA वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार ट्रिपल स्टार डालो तुम लोग कि ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए। इसको याद करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहे हो ए बी वेक्टर, तो उसको क्या लिखोगे कि ए बी वेक्टर है तो लिखो पहले ये फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर मैं ओ बी ओ ए क्या पोजिशन वेक्टर में ब्रेक करते हो तो लिखोगे जो लास्ट वाला है इसको लिखो ओ बी और इसे लिखो ओ ए। पहले बी से एक तरफ जाओ, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अगर मैं उसी को उल्टा कर, अब तुम लोग को बोलो ये हो क्या रहा है, तुम देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे यूज करेंगे क्वेश्चन तब तुम्हें समझ में आएगा। ये अगर ओ बी माइनस ओ ए आ रहा है तो ये क्या आपकी पोजीशन वेक्टर है, ये दो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, वो जगह ए बी वेक्टर होगा। तो यानी कि ये इसका ए और इसका बी। अब बी ये मत लिख देना इसको, इसे तुम क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे। ये दोनों का फॉर्मेट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों का फॉर्मेट ऐसे भी पता होना चाहिए और रिवर्स भी पता होना चाहिए कि अगर ए बी वेक्टर है तो ओ बी माइनस ओ है, ओ बी माइनस, अगर ओ ए है तो होगा ए बी वेक्टर। लाइक अगर तुम्हें बोलूँ कि एल एम कोई वेक्टर है, ये आपके क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं बोलूँ पोजीशन वेक्टर में तोड़ू तो एम को पहले लिखूँ तो ओ एम हो जाएगा, अब माइनस में क्या जगह पर ओ एल हो जाएगा। ये चीज़ मैं बात कर रहा था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना तुम लोग। तो ये अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के हिसाब से मैंने डिफाइन किया, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। चलो अब देखो क्या, अब देखो पता नहीं कौन सा पॉइंट था, दूसरा कौन सा पॉइंट लिखा था, शायद दूसरा लिखवाया था ना मैंने, मुझे याद नहीं है कौन सा पॉइंट जस्ट लिखा है मैंने, आई होप दूसरा ही था। तो ये बच्चों मैंने क्या किया, ये तीसरा पॉइंट लिखवा कि ये मैंने डिफाइन किया है, आपको डिफाइन मैंने किया है डिस्प्लेसमेंट को एक पोजीशन वेक्टर के हिसाब से। अभी देखो एक और तरीका इसको डिफाइन करने का, दोनों तरीका बताना चाहिए। अगर जरा इसको मैं बोलूँ कि एक ए पॉइंट है, वहाँ से कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है चलना और यहाँ बी तक गया और इधर चला आपका 3 किलोमीटर, और बी से सी आ गया बच्चों, वो आ गया 4 किलोमीटर, ठीक है, वो आ गया 4 किलोमीटर। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि इसकी पोजीशन, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इस केस में अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, वो होता है आपका AC होता है, इनिशियल। बस आपको पता होना चाहिए, आपको ये मतलब नहीं है कि वो कैसे गया, आपको मतलब है कि ये मेरा इनिशियल है और मेरा क्या फाइनल है, मेरे को बस इससे मतलब है। तो इनिशियल और फाइनल की जो मिलाने वाली लाइन होगी वही क्या कहलाएगा, आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगी। तो जहाँ यहाँ पे AC होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और 3 4 यानी कि रूट में लोग रूट 3 के स्क्वायर प्लस 4 का ये आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों आपका कितना आ गया 5 किलोमीटर, जो AC है उसकी लेंथ क्या होगी आपकी 5 किलोमीटर होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहां से हम लोग डेफिनेशन निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ एनी पाथ। किसी भी पाथ की शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, कम से कम लेंथ, वही क्या कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। शॉर्टेस्ट यही तो हो सकता है ना, ऐसे चले जाओ A से C तक जाना है तो A से B तक आप गए, B से C क्यों जा रहे हो, आप सीधे जाओ ना। या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पाथ, ठीक है ना। तो लिख लो तीसरा कि इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ, या इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। बात समझे, इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। ये किसी पाथ की क्या कहला होती है आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, किसी पाथ की शॉर्टेस्ट लेंथ। अगर ये A से B गया, B से C गया, तो इस पाथ की शॉर्टेस्ट लेंथ क्या आपकी ये हो गया। अगर मैं एग्जांपल अगर ऐसे ले लूँ आपकी कि ये कोई बंदा है, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ठीक है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। कभी भी शॉर्टेस्ट अगर लेंथ चाहिए तुम्हें या शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो क्या करो, इनिशियल देखो और ये क्या करो, फाइनल देखो। बस इससे क्या करो, अब मिला दो। ये क्या कर, अब वेक्टर क्या है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है ना, तो आप डायरेक्शन होगा इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। तो ये अगर मान लो A से स्टार्ट किया, B पे खत्म हुआ, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया उस पाथ का, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर भी क्लियर हो गया होगा और ऑन द बेसिस ऑफ इस पे शॉर्टेस्ट, इसके हिसाब से भी क्लियर होगा कि इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। अब एक काम करो, एक और चीज लिखो इसमें, तीसरा पॉइंट था, चौथा लिखो बहुत स्पेस कम बच रहा है। चौथा लिखो बच्चों कि इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट टू पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट टू पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब देखो कि अगर A से B तक जाना हो और मैं बोलूं कि एक तो रास्ता आपका ये हो गया और मैं बोलूं कि एक रास्ता आपका ये हो गया और एक रास्ता आपका ये हो गया, और मैं बोलूं कि इस जो रास्ते की वन है, मैंने मेरा पहला रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है। देखो आप तीनों से A से जा रहे हो, आपको चलना A से है और पहुंचना कहां पे, आपको B पे। तो फाइनल मेरा इनिशियल A और फाइनल मेरा क्या है, B पे। तो चाहे आप इस रास्ते से जाओ, पहले रास्ते से, चाहे आप दूसरे रास्ते से जाओ, चाहे आप तीसरे रास्ते से जाओ, सबके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा, ये होगा आपका शॉर्टेस्ट लेंथ होगा बच्चों। आपका कौन सा होगा, ये 2 होगा। तो आप चाहे ये ले लो रास्ता नंबर 1, लाइक अगर आप ऐसे भी जा रहे हो A से B तक, तो इनिशियल और फाइनल को मिलाओगे तो ये लाइन मिलेगी, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। या नीचे वाला भी लेते हो ऐसे और ऐसे, इनिशियल और फाइनल मेरा क्या है, सेम है। तो अगर इनिशियल यानी कि मेरा हर एक केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, ये AB ही होने वाला है। मतलब अगर मैं इसको D मानता हूं तो पाथ 1 हो चाहे पाथ 2 हो चाहे पाथ 3 हो, सबके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम होगी। तो इट इज इंडिपेंडेंट टू पाथ, ये किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, यही मैं बता रहा था, ठीक है। अच्छा कुछ और चीजें बच्चों, कुछ और चीजें लाइक कुछ और चीजें कि अगर हमेशा बच्चों क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ये अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, ये तो मैग्नीट्यूड लेंगे ना, क्योंकि वेक्टर है। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, लेस आर इक्वल टू क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। कभी भी बच्चों क्या होगा आपका, ये बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ आप पाते हो। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो हमेशा क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा। एक और चीज लिख लो इसी में बच्चों कि कब आपका, अगर मैं बोलूं जरा देखना कि आप ए से बी तक जा रहे हो, ठीक है, इनिशियल क्या है यही है और फाइनल क्या है यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अगर मैं बोलूं कि 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, हमें इनिशियल और फाइनल को मिलाना है, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो हो गया 10 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस बोलूं तो डिस्टेंस भी क्या होगा मेरा, यही हो गया। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, एक्चुअल लेंथ आप पास होता है, मतलब अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो कि ये ए से बी गए और बी से सी गए 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, तो अगर कोई बोले डिस्टेंस क्या होगा तो एक्चुअल कितना चला, ए से बी गए बी से सी गए 4 3 7 किलोमीटर क्या होगा आपका एक्चुअल लेंथ पाथ हो गया, और ये ए से सी मिलेगा वो 5 किलोमीटर क्या होगा आपका शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 5 है और डिस्टेंस क्या है 7 है, देख लो 5 क्या लेस देन 7 है, हमेशा प्रूफ होगा, कभी भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कभी ज़्यादा हो नहीं सकता। तो लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट आपका यही है और डिस्टेंस का एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ की किसी भी पाथ के एक्चुअल लेंथ, वो क्या कहलाएगा आपकी डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, वो भी कितना होगा आपका 10 किलोमीटर हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो यहाँ पे लेस आर इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल भी है छोटा भी है। इक्वल कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा, तो लिखो कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल व्हेन पाथ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लेना इसको, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्टेस्ट फॉर्म में, आपको लिखना तो ऐसे लिख लेना, या बड़ा स्टेटमेंट लिखना चाहते तो वो लिखना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस, और ऐसे लिख लो फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ, फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगी आपकी सेम होगी, ठीक है। एक और पॉइंट है उसे लिख लो, अगर मैं तुम्हीं से पूछूं जरा सोचना बताना कि अगर आप ए से यहाँ से ए है और यहाँ से पहले आप इधर गए फिर आप इधर आए फिर आप इधर आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों यहाँ तक, तो तुम बोलोगे इनिशियल सर ये फाइनल ये मिला दो आप ये लाइन, तो ये जो लेंथ होगी इस लाइन की लेंथ होगी वही क्या कहलाएगा आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। चलो आई एग्री, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सी से ए से यहाँ गया बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और फिर डी से ए चला गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। क्यों भाई, क्योंकि आप जहाँ पे इनिशियल पोजीशन थी वहीं पे फाइनल आ गई, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका 0 होगा। तो ये लिख लेना कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा यहाँ पे 0 है। और डिस्प्लेसमेंट कब 0 होता है बताओ, जब व्हेन इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन, तो उस केस में बच्चों क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर के फॉर्म में डिफाइंड होता है कि इट इज द चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि वेक्टर आर है तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस चेंज से वेक्टर आर इक्वल्स टू r2 माइनस r1 R2 हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y इंटू जे कैप। सिंपल सी बात है कि ये अगर दो वेक्टर R2 माइनस r1 वेक्टर तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा एक वेक्टर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या वेक्टर है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल और फाइनल को बनाने वाली जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी आपकी डायरेक्शन होगी। तीसरा पॉइंट ले लो कि अब इसको अलग वे से डिफाइन करने का, इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ एनी पाथ। कोई भी पाथ ले रहे हो तो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसकी, ये पाथ पे इंडिपेंडेंट होगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करने वाले, कोई पाथ ले लो डिपेंड करेंगे इनिशियल और फाइनल के लेंथ पे बस। फिर कब हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस से छोटा ही होगा। अभी मैंने लिया 3 4 5 के एग्जाम्पल, वहाँ तुमने देखा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो, अगर मैं यहीं पे तुम्हें देखो कैसे ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या छोटा डिस्टेंस है। अगर मैं ले लो कि ए बी क्या 5 किलोमीटर, ए बी क्या 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, तो 20 किलोमीटर क्या होगी आपकी 5 5 एक्चुअल लेंथ था 5 5 5 20 किलोमीटर क्या आपकी डिस्टेंस है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 तब होगा जब इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या होगी आपकी सेम होगी।